राजनीतिक पार्टियों के दावे वादों की पड़ताल करता हुआ जीडी कॉन्क्लेव अब झीलों के शहर भोपाल पहुंच गया है। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही फेज में 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी 2006 से राज्य में सत्ता पर काबिज है, यानी कि कुल मिला के 18 साल से लगातार सत्ता पर है, जिसमें कि अगर बीच के 2018 के 15 महीने को अगर हम छोड़ दें तो एक लंबा समय तकरीबन 18 साल तक सत्ता पर रहने का एक अपना इनकम्बेंसी की चुनौती भी होती है। इस चुनाव में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता को बचाए रखने की बड़ी चुनौती भी सामने है। और शायद इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सबसे तेज रफ्तार मंत्री को बतौर सह प्रभारी की जिम्मेदारी के मध्य प्रदेश भेजा। सह प्रभारी और प्रशासनिक समझ के कारण पर्दे के पीछे रहकर किस तरह से बीजेपी की जीत का ताना बाना बुन रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत के लिए हमारे बीच मौजूद हैं केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, डबल इंजन की सरकार की जो बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, तो देश में कुछ ऐसे राज्य जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। आप बतौर सह प्रभारी राज्य में मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को भी, और डबल इंजन की रफ्तार कितनी कायम रहे? देखिए, डबल इंजन की बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए हमें। डबल इंजन का माने क्या है? डबल इंजन का मीनिंग यह है, केंद्र और राज्य में अगर अलाइनमेंट हो तो उस राज्य का डेवलपमेंट कई गुने बढ़ सकता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। मध्य प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार रही, उस पीरियड में काम एकदम स्पीड कहां से कहां पहुंच गई, कितनी बढ़ गई। इसके विपरीत बिना किसी राज्य का नाम लिए अगर मैं आपको उदाहरण दूं, चलिए नाम ले लेता हूं मैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितना भी एलोकेशन कर दें, वहां पे राज्य सरकार काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार समान रहती है तो काम में बहुत सारी प्रगति आती है। आप देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए होती है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चाहिए होती है, स्टेट से बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, और एक नियत और नीति दोनों की दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो वो मध्य प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार है, तब से मैं रेलवे का अगर उदाहरण दूं, तो जहां पहले मात्र साल के 29 किलोमीटर नई पटरियां बिछती थी, वहां आज 193 किलोमीटर की नई पटरियां बिछती है। पिछले मोदी जी के 2014 के आने के बाद में डबल इंजन सरकार रही, कुछ एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दो तो इस पीरियड में 1741 किलोमीटर नई पटरियां बनी। यानी श्रीलंका देश का जितना नेटवर्क है, उतना मध्य प्रदेश में नई रेलवे पटरियां बिछी। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ, नए स्टेशन 80 स्टेशन बन रहे हैं। ये डबल इंजन का प्रभाव है और ये बहुत जरूरी है हर एक प्रदेश के नागरिक को समझना कि डबल इंजन से क्या फायदा है। आपने दूसरा विषय उठाया, प्रदेश में आज प्रो इनकम्बेंसी है। प्रदेश में जन जन ने भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है। प्रत्येक नागरिक ने भारतीय जनता पार्टी के समय में जो काम हुए उसको ढंग से समझा है। किस तरह से लोगों के जीवन में इतना बड़ा एक परिवर्तन आया है। पर कैपिटा इनकम प्रदेश की बढ़ी है। इरिगेशन के अंतर्गत जितनी भूमि थी वो कई गुने बढ़ी है। मध्य प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक बन के निकला है। लाडली बहनों को किस तरह से महीने के महीने एक संबल मिल रहा है। नौजवानों को किस तरह से सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत एक ऐसी फैसिलिटी मिल रही है जिससे कि वो रोजगार देने वाले बने। हर मायने में ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम खरी उतरी है
और ये जन जन चाहता है यही सरकार वापस आए। जी, कितनी खरी उतरी है और जनता क्या चाहती है ये तो वैष्णो जी उसके लिए अपने को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने कहा प्रो इंकम्बेंसी की आपने बात की है, फिर वो क्या एक तरह से रणनीति में बदलाव था कि मध्य प्रदेश में कई नए प्रयोग किए, आपका आना एक प्रयोग के तहत ही देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये देखा गया कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ा। तो क्या ये प्रो इंकम्बेंसी है या फिर सच में भारतीय जनता पार्टी को कहीं कुछ सता भी रहा है? केंद्र के मंत्री और केंद्र के एमपी हम सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी एक श्रृंखलित, एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। इस पार्टी में हर एक व्यक्ति की एक भूमिका पार्टी तय करती है। आज की बात नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को और केंद्र के सांसदों को चुनाव में उतारने की परंपरा काफी पहले से है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय के साथ, परिस्थितियों के साथ नई तकनीक का उपयोग, जन जन से जुड़ने के नए प्रयोग करते हैं। हम लोग स्थिरता में, एक जो तालाब में जैसे पानी है उसके बजाय नदी में जैसे प्रवाह होता है, वैसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो हमेशा नया प्रयोग करते ही हैं। नए प्रयोग रेलवे की दिशा में भी लगातार देश देख रहा है। रेलवे के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पे जो काम हो रहा है, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पूछें अश्विनी जी कि मध्य प्रदेश को रेलवे ने वंदे भारत के साथ साथ किस तरह से पूरी तरीके से बदलने की उस रोड मैप पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये लगता हो कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार उसमें और ताकत कैसे दे सकती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मध्य प्रदेश में रेलवे के लिए एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम चल रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 4800 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। 4800 किलोमीटर यानी पूरा स्विट्जरलैंड का नेटवर्क है 5000 किलोमीटर। 13,607 करोड़ का बजट दिया है भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने रेलवे को, मध्य प्रदेश के लिए। आप इसको कल्पना कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए 2014 से पहले यूपीए की सरकारें बिल्कुल मध्य प्रदेश के साथ एकदम सौतेला व्यवहार करती थी। 632 करोड़ देती थी मात्र रेलवे के लिए मध्य प्रदेश में। 632 करोड़, इतने बड़े प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना महत्व, इतना कल्चर, इतनी संस्कृति, 632 करोड़ रुपए मिलते थे। आज 13,607, मतलब जो यूपीए के समय में जो मिलता था वो तो अब दशमलवों में छुप गया है। ये मोदी जी का, ये भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का प्रभाव है। टोटल 77,000 करोड़ रुपीस का रेलवे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मध्य प्रदेश में। 77,000, 77,000 करोड़ का। फ्लाईओवर बने हैं 115, अंडरपासेस बने हैं 856, जो बने हैं उसकी बात कह रहा हूं मैं सिर्फ। वंदे भारत चल रही है 3 ऑलरेडी। अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं 80, जिसमें से 35 पे ऑलरेडी काम चालू हो गया है। सोलर का बीना में प्रोजेक्ट लगा है 1.7 मेगावाट का, जिसको ग्लोबल बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। ग्लोबल बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड, क्योंकि ये सोलर जनरेशन जो हो रहा है वो सीधा रेलवे की ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, OHE वायर, सीधा उसके अंदर फीड हो रहा है। कई तरीके से एस्केलेटर हो, लिफ्ट हो, CCTV हो, फ्री वाईफाई स्टेशन हो, हर एक जगह पे मल्टी ट्रैकिंग हो, हर पॉइंट से आज रेलवे के पूरे नेटवर्क में मध्य प्रदेश 1 नंबर की तरफ बढ़ रहा है और तेजी से काम हो रहा है। और आने वाले समय में और भी कई नए प्रोजेक्ट यहाँ पे लिए जाएंगे। अश्विनी, क्या जब हम डबल इंजन की बात करते हैं तो कांग्रेस जिस समय 2018 में 15 महीने की सरकार थी, क्या रेलवे के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे जिनमें किसी तरह की आपने रुकावट देखी? यानी कि जब सत्ता बदलती है तो क्या कोई असर देखा या मध्य प्रदेश के पूरे विकास पे उसका असर दिखा? आप उस 15 महीने की सरकार के बारे में कुछ पूछिए मत। वो सरकार करप्शन की सरकार थी। उस सरकार में काम नहीं था। हर सड़क चौराहे से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक एक अलग ही भावना आ गई थी।
काम की बात तो सोचना ही दूर था। इंदौर को आप रेलवे हब की तरह से बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से इंदौर को, और साथ ही साथ जब हम ये बात करते हैं कि देश अगर मध्य प्रदेश को इस लिहाज से देखे कि रेलवे का पूरा कायाकल्प हो गया है, तो किस तरह का उदाहरण पेश कर रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में रेलवे के 4 बड़े हब बन रहे हैं। इंदौर एक बहुत बड़ा हब बन रहा है, भोपाल एक बहुत बड़ा हब बन रहा है, जबलपुर एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। एक तरीके से बहुत सोचे समझे तरीके से मध्य प्रदेश में रेलवे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को किस तरह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दे सके, उस तरीके से काम चल रहा है। देखो, 2 चीजें हैं, एक तो हुआ पैसेंजर का एक्सपीरियंस, दूसरा हुआ इकोनॉमी में रेलवे का प्रभाव। इन दोनों पे साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। जैसे मल्टी मॉडल कार्गो हब, मध्य प्रदेश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है पिछले 18 वर्षों में। इन इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की एक फैसिलिटी मिले, तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। टोटल अब तक 8 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अप्रूव हो चुके हैं, 4 पे काम चालू हो गया है और काफी डिस्कशन में चल रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस में, प्लानिंग प्रोसेस में। उस तरह से कंटेनर की फैसिलिटी किस तरह से ज्यादा हो, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज किस तरह से रेलवे टेक्नोलॉजीज में नौजवानों को मिले, इन सब चीजों को लेकर मध्य प्रदेश को रेलवे का एक हब बनाया जा रहा है। अश्विनी जी, आपको एक नए अंदाज में भी इस चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, जब आप अलग अलग स्टेशन पे खुद एक तरह से मुआयना कर रहे हैं, ट्रेन में जाके यात्रियों से पूछ रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। वंदे भारत की जो रफ्तार है, उस रफ्तार के साथ क्या मौजूदा सरकार, जो अश्विनी वैष्णव के तहत केंद्रीय मंत्री इस तरह से जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, जनता एक नए तरीके की सरकार को अब उम्मीद कर रही है आने वाले समय में? मोदी जी की सरकार में सारे के सारे मंत्री, कार्यकर्ता और जन सेवक के भावना से काम करते हैं। आप किसी भी मंत्री को देख लीजिए, सभी के काम इस तरह से हैं कि अपने अपने क्षेत्र में सीधा जमीन पे जाए, जुड़े, जो हमसे प्रभावित है लोग, उनकी समस्याओं को सुने, समझे। उसमें रेलवे में जो जिम्मेदारी है उसमें मैं भी कर रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति जैसा काम करता है। इस लोगों को उम्मीदें भी बहुत बन रही हैं। हम जानते हैं एप्पल भारत में आ चुका है। आने वाले समय में देखिए, रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं और भारत को एक हब के तौर पे आने वाले समय में स्टैब्लिश करने की तरफ बढ़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि और बहुत सारी समस्याओं का हल लेके आए। तो उसमें एक लोगों को रोजगार देने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल होगा। कितनी प्रगति, किस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को किस तरह से डील कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अगर हम आज से 10 साल पहले देखें सिचुएशन कैसी थी देश में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल था, 0 के आसपास था। आज मोबाइल में विश्व में दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान उभर के आया है। एक्सपोर्ट्स तेजी से मोबाइल के हो रहे हैं, $11 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हुए हैं। $45 बिलियन का मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग है। आज से 10 साल पहले जितने मोबाइल भारत में उपयोग में आते थे, उसका 98% इंपोर्ट होता था। आज आप गैस लगाइए, कितना इंपोर्ट होता है, कितना भारत में बनता है? आज 98% भारत में बनता है। यह परिवर्तन आया है। जो 98% इंपोर्ट होता था, आज 98% भारत में बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं थी, आज $105 बिलियन यानी 8.5 लाख करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री बन गई है। मैन्युफैक्चरिंग का पूरा, अगर आप सेक्टर, किसी भी सेक्टर में देखो, डिफेंस में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल में, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, हेवी मशीनरी में, करीब करीब हर जगह मैन्युफैक्चरिंग एक नए तरीके से उभर के आया है। जो पिछले 60 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग को दबा के रखा हुआ था, एक कांग्रेस की एक सोच होती थी, कांग्रेस की सोच में मैन्युफैक्चरिंग कहीं स्थान नहीं पाती थी,
और मैन्युफैक्चरिंग का ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ का मैं आपको इंपैक्ट बताऊं। आप प्रोविडेंट फंड का डेटा देखो, जितने लोग नए रोजगार से जुड़े, जितने लोग रोजगार से निकले और जितने लोग वापस जुड़े, इसका अगर नेट देखते हो आप, तो आज से 10 साल पहले महीने के 4 या 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होते थे। आज है महीने के 15 लाख नए रोजगार, महीने के 15 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। यानी साल के करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे देश में जनसंख्या का जो हमारा सिस्टम है, उसके हिसाब से 1 करोड़ लोग रोजगार से, नए रोजगार के लिए नए नौजवान तैयार होते हैं और 1 करोड़ 80 लाख लोग, 1 करोड़ 80 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये प्रोसेस मोदी जी ने जिस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज करके चलाया है, ये आप देखो कि आने वाले 3-4 वर्षों में आप देखोगे इससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा, एक नया परिवर्तन जो आज आया है, वो और तेजी से बढ़ेगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक बड़ा प्लेयर है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हम देख रहे हैं जिस तेजी से टेक्नोलॉजी को भी लेकर, आप आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं, रेलवे पे तो हम बात करेंगे, लेकिन ये वो क्षेत्र है जो आने वाले समय के लिए युवाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद लेके आ रहा है। तो और कंपोनेंट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसका क्या रोड मैप है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आज देश इस मजबूती पे पहुंच गया है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, उसका हिंदुस्तान ग्लोबल सोर्स बनने की तरफ बढ़ रहा है। मैं विशेषकर ये सभी नौजवानों को बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन का जो काम है, कोई कंपोनेंट है उसकी डिजाइनिंग, उस डिजाइन के लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, इस सब में पिछले 7-8 वर्षों में इतना काम हुआ है कि बहुत सारे, आपका ये जो मोबाइल फोन, इसमें करीब 300 के आसपास कंपोनेंट्स होते हैं। इन 300 कंपोनेंट्स में से करीब करीब 200 के आसपास कंपोनेंट ऐसे हैं जिसकी डिजाइनिंग भारत में चालू हो गई है और डिजाइन के बाद में मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है, और कई कंपोनेंट ऐसे हैं जिसका ग्लोबल हब हिंदुस्तान बनेगा। अभी थोड़े दिन पहले एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में एक बड़ी नई लाइन स्टार्ट हुई थी, तो मुझे उसमें जो उस पे काम कर रहे थे उनसे बात करने का मौका मिला। एक बिटिया थी कानपुर की और एक बिटिया थी रोहतक की। किस कॉन्फिडेंस के साथ वो दोनों बिटिया अपनी बात को बता रही थी। एक इतनी बड़ी एसएमटी मशीन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है एसएमटी की जो प्रोसेस होती है लाइन, तो कानपुर की वो बिटिया बता रही थी कि मैं इतने कॉन्फिडेंट, मतलब उसका कॉन्फिडेंस देखते बनता है, आप यूट्यूब पे देखना वो कह रही थी कि मैं आसानी से इसको हैंडल कर लेती हूँ, और साथ ही साथ वो जब वापस अपने घर जाती है, वो बिटिया बता रही थी कि आसपास के सारे मोहल्ले के, स्कूल के साथी सब आते हैं और पूछते हैं कि इतनी मुश्किल मशीन कैसे हैंडल करती हो, तो वो सबको समझाती भी है। ये कॉन्फिडेंस आज के नौजवानों में आया है, और ये भारतीय जनता पार्टी का, ये मोदी जी का जो प्रभाव है कि जमीन के स्तर पे, जमीनी लेवल पे कैसे एक बड़ा चेंज लाए, वो बदलाव का सूचक है। अश्विनी जी, हमारे साथ लोग भी काफी मौजूद है, सवाल पूछना चाहेंगे, वो भी आपसे जानना चाहते हैं आने वाले समय में, क्योंकि रेलवे को लेकर ज्यादा सवाल हो सकता है लोगों के मन में होंगे, तो आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं जी, माइक वहां तक पहुंचाएं जरा। नमस्कार सर। सर, आप देश के आईटी मिनिस्टर भी हैं। सर, अक्सर ये देखा जाता है सरकार का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का, पर हमारे देश के जो टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर वो टायर 1 सिटीज़ में ही हैं, जिससे कई सारी स्टेट से बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन भी होता है और ह्यूमन रिसोर्स एक ही रीजन में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल जो क्लस्टर्स है उनको डिसेंट्रलाइज करने के लिए और जगह तक पहुंचाने के लिए सरकार के क्या कदम हैं? चलो, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आजकल जो स्टार्टअप्स आते हैं, अपने देश में कितने स्टार्टअप्स हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इस प्रश्न को प्रश्न के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कितने स्टार्टअप्स हैं? अच्छा बताओ, आज से 10 साल पहले कितने देश में स्टार्टअप्स थे? मात्र 500-600 थे। आज कितने हैं? 1,10,000। 1,10,000। यूनिकॉर्न्स कितने थे पहले? गिने चुने। आज कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 104।
100 से ज्यादा यूनिकॉर्न। पूरा यूरोप का कॉन्टिनेंट अगर उठा के देखो, पूरे यूरोप में 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न नहीं है, अपने देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न। और अब जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतनी आपको जानकर खुशी होगी, आधे से अधिक स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं, और उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको शायद जानकारी होगी, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, कुछ महीनों पहले टियर 2 और टियर 3 शहरों से जो स्टार्टअप्स हैं, उनका एक बड़ा ग्रुप लेके अमेरिका लेके गए थे कि वेंचर कैपिटल के सामने कैसे पिच करना होता है, फंडिंग के लिए क्या प्रपोजल रखना होता है। सारे के सारे वो टियर 2 और टियर 3 के स्टार्टअप्स थे। और शहर देश में टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपीआई है, एसटीपीआई और इंक्यूबेशन सेंटर्स, करीब करीब 200 इंक्यूबेशन सेंटर्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लगाए जा रहे हैं। और इस सब के पीछे पूरी सोच क्या है? सोच ये है कि टैलेंट सब जगह विद्यमान है, उस टैलेंट को अगर उसी जगह एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो टैलेंट उस जगह से भी बहुत बड़ा स्टार्टअप कर सकता है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ काम कर। अश्विनी जी, टियर 2 टियर 3 शहरों तक स्टार्टअप्स को पहुंचाना, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी उन्हें चिन्हित करना, और शायद उसी में 508 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का भी जो कॉन्सेप्ट है जिसकी शुरुआत की गई है, वो भी यही है कि वो छोटे शहर, वो छोटे रेलवे स्टेशन, वो छूटे ना पीछे, विकास की इस दौड़ में कुछ पीछे ना छूटे। तो ये जो इस पे किस तरह से काम हो रहा है, और रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है उसका जो पूरी तरह से पुनरुद्धार किया गया है, उसका जो विकास हुआ है, उसको आप एक मॉडल के तौर पर कैसे रख रहे हैं, क्योंकि वो भी पीपीपी मॉडल के तहत बना। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। अगर हम 60 साल की जर्नी देखें, 60 साल की जर्नी में रेलवे स्टेशन का अगर कहीं पे काम होता था तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में काम होता था, बस बड़े शहरों में काम होता था। अब आप देखिए मोदी जी ने कैसे इस पूरी की पूरी चीज को एकदम पलट दिया। मोदी जी ने कहा, आप देखो उनकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई चीज है ये। मोदी जी का बचपन रेलवे स्टेशन पे गुजरा है, उन्होंने वो जिंदगी जी है जो कि हम में से कई लोग कई बार आश्चर्यचकित रहते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति कैसे इतनी कठिनाइयों को झेला होगा। उन्होंने गरीबी देखी है, रेलवे स्टेशन क्या होता है देखा है। मोदी जी ने कहा कि हमारे जितने भी छोटे और मझोले साइज के रेलवे स्टेशन हैं, उनको भी हमें वर्ल्ड क्लास बनाना है। तो 1300 स्टेशन पे 1300, छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। आप आश्चर्य करो, एक साथ 1300 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। उसमें से 508 स्टेशन का एक साथ फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने अभी हाल ही में किया था। तो प्रधानमंत्री जी की ये सोच ये है, उनका थॉट प्रोसेस ये है कि डेवलपमेंट सब तरफ हो, विकास हर एक क्षेत्र, छोटे बड़े हर जगह पे हो, और विशेषकर जो छोटे और मझोले स्टेशन है उन पे फोकस करके उन स्टेशंस को, अगर आप देखना कभी अगर चांस मिले तो यूट्यूब पे वीडियो देखना। अभी हाल ही में किसी कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे छोटे स्टेशंस के फोटोग्राफ्स दिखाए थे। बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ आपने उसमें बताया किस तरह से छोटे स्टेशन पूरी तरीके से बदल चुके हैं अपने नए रूप के साथ। अश्विनी जी, हम बस ये आखिरी सवाल के तौर पर ही इसे खत्म कर रहे हैं। देश वंदे भारत की रफ्तार को देख रहा है। वंदे भारत की रफ्तार में लोगों के सपने और भी हैं कि किस तरह से और हाई स्पीड ट्रेन जुड़े, साथ ही साथ वंदे भारत स्लीपर कब से शुरू होने जा रही है। तो ये तमाम वो सवाल भी हैं, और रेल का सफर सुरक्षित सफर रहे उसके लिए भी क्या किया जा रहा है, तकनीक को जोड़ के किस तरह से सुरक्षित बनाया जा रहा है। देखिए, कल एक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत, ये जो त्रिदेव है, ये ट्रिनिटी है, ये देश को बदल देगी। और सच्चाई यही है। इतना तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी का रेलवे में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है।
वंदे भारत ट्रेन भी अगर आप देखें तो वंदे भारत ट्रेन में करीब करीब 20,000 सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इट्स प्रैक्टिकली अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। इतनी इसमें टेक्नोलॉजी है। कंप्लीट फर्स्ट कोच से लेके लास्ट कोच तक एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस यानी कम्युनिकेशन वायर का केबल का उसमें चलता है। बहुत जगह जगह बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो कि देश में डेवलप हुई है वो इसमें ट्रेन में लगाई गई। कवच बहुत बड़ा एग्जांपल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और तेजी से उसका रोल आउट चल रहा है। आप रेलवे का कोई भी अभी देख लो एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट में, जैसे अगर डिजिटल की बात करें तो कार्गो का मूवमेंट जितना भी है टोटली डिजिटल हो गया पूरा। भी कोई आपका ट्रांजैक्शन पेपर से नहीं है। अब कंप्लीट पेमेंट, फ्रेट का पेमेंट, बुकिंग कंप्लीट डिजिटल हो गई है। टेंडरिंग 100% डिजिटल हो गई है। और अब स्टेशंस पे जो वेंडर्स हैं उनका भी कंप्लीट डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इन अ सेंस रेलवे के हर एस्पेक्ट का और साथ ही साथ स्टार्टअप्स को जोड़ा जा रहा है। अच्छा एक इनोवेशन किया रेलवे ने। कैसे रेलवे के साथ स्टार्टअप्स जुड़े, तो ये प्रधानमंत्री जी से एक बार चर्चा हुई थी। तो पीएम साहब ने कहा कि किस तरह से आसानी से जुड़ सके वैसी व्यवस्था करो। तो करीब 20 के आसपास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पब्लिक में डाले। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आइडिया हो वो उसमें अपने सॉल्यूशन को दे सकता है। उसको प्रोडक्ट को डेवलप करने तक और उसके बाद में प्रोडक्ट को 4 साल तक रेलवे अश्योर्ड मार्केट देती है। 4 साल तक अश्योर्ड मार्केट, जिससे कि नया प्रोडक्ट डेवलप कर सके। और इतने अच्छे अच्छे सुझाव आए उसमें। ट्रैक्स की कंडीशन को देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन का कैमरा, उसमें एआई लगा के ट्रैक के अंदर कोई डिफेक्ट हो तो जान लो। इस तरह के कई तरह के सॉल्यूशंस निकल के आए। तो आप देखोगे आगामी समय में रेलवे अपने आप में पूरी तरह से एक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड रेलवे होगी। जैसा प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो स्वप्न है उनका, उस स्वप्न को आप देखोगे आपके सामने होगा। जी हाँ, बिल्कुल अश्विनी जी, प्रधानमंत्री के उस सपने को लगातार तेज रफ्तार से पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन लगातार जारी है। वंदे भारत एक बड़ा उदाहरण आत्मनिर्भर भारत की एक तरह से एक बड़ी पहल के तौर पर है। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स चिप से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में भी इसका एक तरह से एक मिला जुला असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। धन्यवाद। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से